Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, this is the continuation lecture for 8th standard ICSE students, and the subject is history. I must say it is world history, and we are dealing with chapter number 12, that is the French Revolution. This is me presented by Zaid sir. Okay, so लास्ट क्लास में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, राइट, कि किस तरीके से कहेंगे कि बहुत सारे चीजें देखी थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ जाने वाले कौन से ऐसे रीजंस थे. ओके, उसमें से एक रीजन आज हम पढ़ने वाले हैं, या फिर यहां से मैं शुरू करने वाला हूं, दैट इज द वीकनिंग ऑफ फ्रेंच इकोनॉमी. ठीक है, राइट. अब देखिए क्या लिखा है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड है. इकोनॉमी मतलब क्या? पैसा, मनी. ठीक है, मनी या कहेंगे मॉनेटरी, राइट, या फिर कहेंगे फाइनेंस. ठीक है, तो मनी से रिलेटेड अब क्या हो रहा था कि फ्रांस की जो ट्रेजरी है, ठीक है, फ्रांस का जो ट्रेजर है, जहां पर खजाना है, अब वो खत्म हो चुका था, और फ्रांस की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट हो रही थी. ठीक है, तो देखते हैं क्या कारण है. The financial condition of the France was very critical during the reign of Louis 15. ठीक है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसके दौरान हुआ था? तो लुई 16 के दौरान, और उसकी वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उनके दौरान. लेकिन क्या कहा है यहां पर? कहा है कि फ्रांस की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो डिटीरियोरेट हो रही थी. डिटीरियोरेट का मतलब है, डिटीरियोरेट का मतलब क्या है कि डिक्लाइन हो रही थी, बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी. कब? ड्यूरिंग द रूल ऑफ लुई 15. The wars that were fought during his reign had already depleted the French treasury. बोला है कि लुई 15, ठीक है, लुई 15 जो है उनके दौरान, जब वो राजा थे, तब बहुत सारे वॉर लड़े गए थे. और आपको पता ही है कि वॉर लड़ने में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पैसा. वी नीड मनी. सोल्जर्स को पैसा देना है, वेपन्स खरीदने हैं, सोल्जर्स कहीं पर लड़ने जाएंगे तो उनके खाने पीने रहने का इंतजाम, ये सब कुछ चीजें हमें देखना होता है. तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है पैसा, मनी इन्वॉल्व होता है. और इसकी वजह से जो फ्रांस की जो ट्रेजरी थी, जो फ्रेंच का जो खजाना था, जो ट्रेजर था, वो लगभग खत्म ही हो चुका था. क्या हो चुका था? खत्म, एम्प्टी हो चुका था, राइट, या फिर बहुत ही क्रिटिकल था, खत्म होने के कगार पर था. ठीक है, अब हिज सक्सेसर मतलब लुई 15. लुई 15 का जो सक्सेसर था वो कौन था? लुई 16. कौन था बेटा? लुई 16 था. ठीक है, तो हिज सक्सेसर लुई 16's मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट to the colonists during the American Revolution worsened the country's financial condition further. तो बोले लुई 16 ने क्या किया? लुई 16 ने मतलब फ्रेंच को या फ्रांस को धकेल दिया. किसमें धकेला? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में. ठीक है, जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अमेरिका की मदद करता है. कौन करता है मदद? फ्रांस करता है. किसके अगेंस्ट? तो कहेंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट, या फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट. इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करता था अमेरिका, और फ्रांस ने क्या किया? ब्रिटिश के खिलाफ वॉर लड़ा. कहां पर? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में. तो इसकी वजह से लुई 16 का जो वॉर करने का जो तरीका था, उसने क्या किया? फर्दर और ये ट्रेजरी को खाली कर दिया. ठीक है, फ्रांस की जो ट्रेजरी थी उसको खाली कर दिया. और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ा? इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा फ्रेंच के इकोनॉमी पर. किस पर? फ्रेंच की इकोनॉमी. इसकी इकोनॉमी बहुत ही बर्बाद हो चुकी थी. कब? ड्यूरिंग लुई 16 अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट. लुई 16 ने क्या किया? अमेरिका को हेल्प किया, राइट. To repair the depleting economy of France, some wise ministers of the king gave suggestion to tax the rich nobles. ठीक है,
तो क्या हुआ, जब फ्रांस की इकोनॉमी डगमगा गई, जब फ्रांस की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो राजा जो किंग था उसके कुछ मिनिस्टर्स थे, वो मिनिस्टर्स ने कहा कि भाई साहब अब कब तक आप थर्ड एस्टेट पे, कब तक आप थर्ड क्लास लोगों पर, यहां पर आपको पता ही है ना, यहां पर आपको सिखाया था कि जो थर्ड एस्टेट है ना, ये थर्ड एस्टेट पे ही क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। बोले थर्ड एस्टेट पर कब तक टैक्स लगाओगे, अब बारी है नोबल्स की, ठीक है, किसकी बारी है, नोबल्स की। और आपको पता ही है ये नोबल्स कहां से बिलोंग करते थे, नोबल्स मैरी एंटवानेट के फैमिली से बिलोंग करते थे। कहीं ना कहीं मैरी एंटवानेट क्या करती थी, तो कहेंगे अपनी फैमिली मेंबर्स को हाई पोस्ट दिलवा देती अपने राजा के थ्रू, और राजा उसका गुलाम था, एक तरीके से कहेंगे कि जोरू का गुलाम था, मैंने आपको बताया था, राइट। तो थर्ड एस्टेट पे कब तक टैक्स लगाओगे, अब जरा नोबल्स को और उनकी फैमिलीज को भी कहो कि टैक्स की भरपाई करे। लेकिन क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे मैरी एंटवानेट होता है, क्या होता है कि द नोबल्स रिजेक्टेड दिस सजेशन कंप्लीटली, नोबल्स ने मना कर दिया, ठीक है, नोबल्स ने मना कर दिया, बोले हम लोग तो पे नहीं करेंगे टैक्स, ठीक है, राइट, पे तो हम नहीं करेंगे, राइट। मोर ओवर द नोबल्स रिजेंटेड एनी रिफॉर्म, और बोला नोबल्स ने तो मना ही कर दिया, बोला कि हम तो टैक्स पे नहीं करेंगे, और जैसी के जैसी स्थिति है, जो थर्ड एस्टेट से आप जो टैक्स ले रहे हैं उसी को कंटिन्यू करिए, राइट। मैरी क्वीन एंटवानेट हु फेवर्ड द नोबल्स, देखो आ गई, कौन आया, क्वीन एंटवानेट, मैरी एंटवानेट जो नोबल्स की बहुत करीबी थी, डिड नॉट अलाउ एनी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स टू कम इनटू प्लेस, राइट। समझ में आया, मतलब मैरी ने क्या किया, मैरी ने मना कर दिया, बोले ये नोबल्स को मैं फेवर करती हूं, ये मेरे लोग हैं, इनसे आप कोई भी टैक्स नहीं भरवा सकते। नो, नो मीन्स नो, अ क्लियर नो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलाइए, थर्ड एस्टेट वाले लोगों से ही टैक्स लीजिए, राइट। और मैरी एंटवानेट तो क्या करती है पता है, मैरी एंटवानेट तो जो मिनिस्टर्स थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था, राइट, कि भाई नोबल्स से टैक्स लो, ऐसा सुझाव जो दिया था, तो मैरी एंटवानेट ने क्या किया, यही मिनिस्टर को निकलवा दिया, बोले जाइए आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो देखो यही लिखा है इंस्टेड द मिनिस्टर हु सजेस्टेड टैक्सेशन ऑन द नोबल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट्स ट्रेजरी वाज आउस्टेड फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है, राइट। तो क्या हो गया कि मैरी एंटवानेट के, मैरी के कहने पर जिस मिनिस्टर ने ये सुझाव दिया था, ये सजेस्ट किया था कि नोबल्स को भी टैक्स देने के लिए कहो, तो मैरी ने क्या किया, वो मिनिस्टर को ही अपनी पोस्ट से बर्खास्त कर दिया, आउस्ट कर दिया। आउस्ट मतलब क्या, निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। समझ में आ रहा है बेटा, गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ रहा है यहां तक, ओके, ओके, ठीक है, यस निसर्ग, ओके, ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाय एडी 1789 द नेशनल डेट became so huge that the government declared itself bankrupt। क्या हुआ कि 1789 आते आते बोला है कि फ्रांस का कर्जा, फ्रांस का जो डेट है, डेट का मतलब क्या, कर्जा, क्या होता है, जो कर्जा था वो इतना बढ़ गया कि फ्रांस ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया समझते हैं, दिवालिया मतलब क्या, बैंकरप्ट, बोले हमारे पास अभी पैसा ही नहीं है, हम लोग तो दिवालिया हो चुके हैं, राइट, ठीक है। तो क्या लिखा है बाय 1789 द नेशनल डेट, डेट का मतलब कर्जा, बिकेम सो ह्यूज, ये इतना बढ़ चुका था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। बैंकरप्ट का मतलब क्या, मैंने बताया अभी, दिवालिया घोषित कर दिया, बोले हम दिवालिया हो चुके हैं,
हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अब इससे क्या होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वॉर अगेंस्ट मोनार्की एंड इंडिपेंडेंस। मोनार्की मतलब क्या? मोनार्की मतलब किंगशिप, जो राजाशाही है उसके खिलाफ विद्रोह हो गया, उसके खिलाफ रिवॉल्ट हो गया, और कहेंगे अब आजादी चाहिए। बोले आप तो बैंकरप्ट हो चुके हैं, आप तो एकदम विलासिता में रहते हैं, एकदम ही कहेंगे लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, तो भाई आपको कोई यहां पर रहने का हक नहीं है, आपके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, रिवॉल्ट कर दिया। वहां की फ्रांस की जो जनता है, फ्रेंच पीपल, दे स्टार्टेड टू रिवॉल्ट अगेंस्ट हुम, रिवॉल्ट अगेंस्ट दी मोनार्क। मोनार्क का मतलब राजा, जो राजाशाही है उसके खिलाफ रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। ओके, तो देखो क्या लिखा है, लिखा है किंग लुई 16 was alarmed by the financial crisis in France. He called upon the Estates General on 5th of May 1789 to get its consent for levying fresh taxes to tackle the financial crisis of the France. Such a meeting had not been held since 1610. सोचिए क्या होता है, बोला है कि सारे एस्टेट्स के लोगों को बुलाइए, सारे एस्टेट्स के लोगों को बुलाइए। दिस इंक्लूड्स द फर्स्ट एस्टेट, द सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। ठीक है, फर्स्ट एस्टेट में कौन था आपको याद है? जैसे अभी वो मीम निकला था ना, रसोड़े में कौन था, वैसे ही मैं आपको पूछ रहा हूं कि फर्स्ट एस्टेट में कौन था, तो कहेंगे चर्च था, और सारे के सारे क्लर्जी मैन थे, राइट। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में बेटा? फर्स्ट एस्टेट याद है? फर्स्ट एस्टेट याद है ना? यस। फर्स्ट एस्टेट में कौन था? तो चर्च वाले लोग थे, जो क्लर्जी मैन थे वो थे। सेकेंड एस्टेट में कौन था? तो कहेंगे नोबल्स थे, और सारे बड़े बड़े फैमिली मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स थे। और थर्ड एस्टेट में कौन था? तो सारे के सारे मिडिल क्लास पीपल, सारे मर्चेंट्स, फार्मर्स या कहेंगे पीजेंट्स, मजदूर, ये सब थे। तो इनको बुलाया गया, बोले एक जनरल मीटिंग बुलाओ, एक मीटिंग बुलाओ, एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ एक तरीके से। तो जनरल एस्टेट्स की मीटिंग बुलाई गई और बोला कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, नए टैक्सेशन, फ्रेश टैक्स रूल्स लाने वाले हैं। ठीक है, राजा ने कहा कि अब भाई हम तो हो गए बैंकरप्ट, हम तो हो गए दिवालिया, अब मुझे टेंशन हो रहा है। अब बैंकरप्ट हो गए तो भाई रानी कैसे जिएगी, रानी दूध और शहद से कैसे नहाएगी, रानी रोज कपड़े कैसे बदलेगी, नए नए कपड़े कैसे पहनेगी, राइट। तो उसकी खुशी के लिए अब तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और क्या किया, जनरल एस्टेट की मीटिंग बुलाते हैं। बोला है कि इस मीटिंग में हम तय करेंगे कि भाई नए टैक्सेशन रूल्स लाएंगे, नया टैक्सेस किससे लिवाई करना है, लिवाई का मतलब उघराना है, किससे हमें उघराना है ये टैक्स, वो हम डिसाइड करेंगे। और ये जनरल एस्टेट की जो मीटिंग है ये बुलाई नहीं गई थी राइट फ्रॉम 1610, और अभी क्या आया है, अभी आया है 1789। तो तकरीबन कितना साल, 100 150 साल से कभी भी ये जनरल एस्टेट की मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। अब क्या होता है, अब यहां पर कहेंगे थोड़ा बहुत खींचतान होती है, थोड़ी बहुत यहां पर प्रॉब्लम होती है। क्या होती है कि फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट इनको बराबर कहेंगे रिप्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन थर्ड एस्टेट के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, राइट। और थर्ड एस्टेट वाले लोग समझ गए कि क्या होगा, फर्दर जब टैक्सेशन की बात आएगी तो ये फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के लोग मिल जाएंगे और हमें क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। बोले हमारी बातें तो नहीं मानी जाएंगी क्योंकि ये लोग तो टैक्स भरने से रहे, ये लोग तो टैक्स पे नहीं करने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो थर्ड एस्टेट के लोगों का रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं होता।
राइट, और उसकी वजह से क्या होता है, ये लोग निकल जाते हैं, ये लोग एस्टेट की मीटिंग से निकल जाते हैं, और फाइनली वही होता है जो राजा चाहता था, जो राजा के लोग चाहते थे, जो महारानी चाहती थी, कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों ने ही क्या किया, वापस से वही टैक्सेशन की बात की, बोला भाई टैक्सेशन तो सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग ही देंगे, ठीक है। लेकिन इससे गुस्सा आके ये थर्ड एस्टेट के लोग निकल जाते हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम अपना खुद का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और ये लोग कहां मिलते हैं, ये लोग मिलते हैं टेनिस कोर्ट में। कहां मिलते हैं, जहां टेनिस खेलते हैं ना, ऐसा टेनिस कोर्ट था, नाम था, ठीक है। और बोला हम लोग फ्रांस को इस राजा से आजाद करवा के रहेंगे, ये राजा को हटा देंगे, ये राजा बहुत ही डेस्पोटिक है, राइट। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है कि ही कॉल्ड, ही मतलब कौन, राजा लुई 16 कॉल्ड अपॉन एस्टेट्स जनरल मीटिंग ऑन 5th of May 1789 to get its consent for levying fresh taxes to tackle the financial crisis of the France, right. Such a meeting had not been called since 1610. The third estate was not given proper representation in the meeting, ठीक है। क्या हुआ, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मीटिंग को बॉयकॉट कर देते हैं, बोले हम अपना खुद का नया एक सेटअप करेंगे, राइट। अब देखिए आगे क्या होता है, फाइनली, राइट, एंड दिस एंगर्ड देम ऑन जून 17th of 1789 they finally decided to go against the king. they मतलब कौन, तो कहेंगे थर्ड एस्टेट के लोग, कौन, दे का मतलब कौन है, थर्ड एस्टेट के लोग। तो थर्ड एस्टेट के लोग ने फाइनली डिसाइड किया कि हम तो भाई राजा के अगेंस्ट जाएंगे। द फ्रेंच पीपल वेंट अहेड एंड फॉर्म्ड अ नेशनल असेंबली, और आगे जाकर क्या बनाते हैं ये थर्ड एस्टेट के लोग, बोले हम अपना खुद का नेशनल असेंबली बनाएंगे, और वहां पर हम प्रतिज्ञा लेंगे। क्या प्रतिज्ञा लेंगे, बोले राजा को हटाएंगे, राजा को हटाने के साथ साथ हम लोग फ्रांस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। तो यही लिखा है, लिखा है दे गैदर्ड इन अ टेनिस कोर्ट एंड टुक एन ओथ। ओथ का मतलब क्या, वाव, प्रॉमिस, शपथ, है ना। वो लोग क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, वाव लेते हैं, प्रॉमिस लेते हैं कि भाई हम लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इसी इंसिडेंट को क्या कहा जाता है, टेनिस कोर्ट ओथ। क्या कहा जाता है, टेनिस कोर्ट ओथ, ओके। अब देखिए क्या होता है कि ये लोग की जब इतनी हिम्मत हो जाती है तो किंग को गुस्सा आता है, किंग को गुस्सा आता है, बोले इनकी इतनी मजाल कि एक नेशनल असेंबली बना दी ये लोग ने, और खुद ने शपथ भी ले ली कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो मैं तो क्या यहां पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूंगा, नहीं। ये किंग क्या करता है, किंग फिर अपनी आर्मी भेजता है और बोलता है ये थर्ड एस्टेट के लोगों को पकड़ लो, ठीक है, इनको बंदी बना लो, ऐसा कहता है। देखते हैं आगे क्या होता है, देखो क्या लिखा है, किंग लुई 16 सेंट सोल्जर्स टू वर्साइल। कहां पर, वर्साइल, ये वर्साइलीज है एक्चुअली, इसको वर्सेलीज हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या प्रोनाउंस करना है, वर्साई, हाँ, ये एलईएस निकाल देना है, इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, ट्रीटी ऑफ वर्साई, राइट, सॉरी वर्साई सिर्फ, ओके। वर्साई क्या है, एक जगह है, वर्साइलिस क्या है, जगह है, एक जगह का नाम है। तो किंग लुई 16 ने क्या किया, अपने आर्मी को भेजा, अपने सोल्जर को भेजा, कहां भेजा, वर्साई में, और पेरिस में भेजा, और कहा कि थर्ड एस्टेट के लोगों को कंट्रोल करो, सप्रेस करो। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, बट ऑल हिज एफर्ट्स वेंट इन वेन, ठीक है। वेन का मतलब कहेंगे फ्रूटलेस, कुछ कुछ हुआ ही नहीं, ओके, राइट, कुछ होता ही नहीं है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, he then went ahead and dismissed the director general of finance जैकस नेकर, ठीक है। तो क्या होता है, बोला कि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो
मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, राइट, उसको ही हम निकाल देते हैं। बोले ये कुछ कर नहीं पा रहा, ये फाइनेंस में तो हमारा फाइनेंस कुछ नहीं हो रहा। और कौन था ये नाम, इसका नाम क्या था, जैकस या जैक नेकर, ठीक है। और ये जैक नेकर जो है ये बात करता था थर्ड एस्टेट के लोगों की, ये बहुत ही फेमस था, ये थर्ड एस्टेट के लोगों का हीरो था, ठीक है, राइट। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही किंग ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फाइनेंस को बाहर निकाल देता है तो क्या होता है, नेकर वॉज सो पॉपुलर अमॉन्ग्स द पीपल दैट द न्यूज ऑफ हिज डिसमिसल was greatly resented by all. They rose in revolt and attacked the state prison called the Bastille. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि फॉल ऑफ बेस्टिल ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉल ऑफ बेस्टिल, ये बेस्टिल क्या है, तो एक बड़ा सा इमारत था, इमारत तो नहीं कहेंगे, जेल था, प्रिजन था। क्या था बेटा, ये जेल था, प्रिजन था, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बेस्टिल पे अटैक कर दिया और सारे के सारे जो प्रिजनर्स थे, ठीक है, उनको छुड़वा लिया, ऐसा कुछ किया। लेकिन सामने से और बुरी तरीके से सोल्जर्स ने क्या किया, ओपन फायरिंग शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और ये फॉल ऑफ बेस्टिल से ही, ये बेस्टिल का जो किस्सा हुआ था, इसी से ही कहेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, ओके, ठीक है, राइट। अब देखते हैं आगे क्या लिखता है। लिखा है कि जैकस नेकर या जैक नेकर बहुत ही पॉपुलर था। किसमें पॉपुलर था, किन लोगों में, तो कहेंगे थर्ड एस्टेट के लोगों में। और जैसे ही ये खबर पहुंचती है, जैसे ही ये न्यूज पहुंचती है कि राजा ने तो जैकस नेकर को निकाल दिया, अपने पोस्ट से निकाल दिया है, राइट, ठीक है, तो लोगों में गुस्सा आ जाता है और क्या होता है, वो लोग रिवॉल्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं। तो क्या लिखा है, नेकर वॉज सो पॉपुलर among the people that the news of his dismissal was greatly resented by all. They rose in revolt and attacked the state prison called Bastille. Okay, the mob killed the guards and freed all the political prisoners. जो मॉब था, मॉब क्या होता है, आपको पता है मॉब क्या होता है, कोई कमेंट करके बता सकता है, मॉब का मतलब क्या, कमेंट करिए प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कमेंट कर सकते हैं, मॉब का मतलब क्या, ओके, ग्रुप ऑफ पीपल, सही है, ओके, ओके, अच्छा, ग्रुप ऑफ पीपल को हम मॉब तो नहीं कहते, लेकिन मॉब का मतलब क्या, मॉब का मतलब एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल, जो बहुत ही गुस्से वाली भीड़ होती है ना, उसको हम मॉब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठा तो हो गए, लेकिन जब इनमें गुस्सा आएगा और जब ये तोड़फोड़ करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मॉब। क्या कहते हैं, मॉब, ओके। मॉब का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत एंग्री है, ठीक है, बहुत ही गुस्सा है उनमें, और वो क्या करेंगे, आगे जाके मारधाड़ करेंगे, ठीक है, राइट। तो यही करते हैं। क्या होता है कि ये लोग बेस्टिल के सामने आके खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं, और एंग्री हो जाते हैं, एकदम गुस्सा वाली भीड़ हो जाती है, राइट। और क्या करते हैं ये लोग, द मॉब किल्ड द गार्ड्स एंड फ्रीड ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। आर्म्ड मिलिशिया कॉल्ड द नेशनल गार्ड रिप्लेस द किंग्स ट्रूप्स, ओके, ठीक है। तो अब मिलिट्री आ जाती है, जो मिलिट्री को हम वहां पर फ्रांस में जिसको नेशनल गार्ड कहा जाता था, क्योंकि अब सिचुएशन हाथ से निकल गई थी किंग के, तो किंग ने क्या किया, नेशनल गार्ड्स को निकाला और बोला कि मैं अपने सोल्जर्स को भेजता हूं ताकि ये मॉब को कंट्रोल में लाया जा सके, राइट। तो यही होता है। क्या लिखा है, द फॉल ऑफ बेस्टिल, ठीक है, जो प्रिजन है वो पूरी तोड़ दी गई, राइट। तो फॉल ऑफ बेस्टिल, इसको हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट माना जाता है इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि भाई
क्या होता है कि लोग रिवॉल्ट में आ जाते हैं और जो प्रिजन है उसको तोड़ देते हैं और वहां से सारे कैदी को छुड़वा लेते हैं, ठीक है। तो द फॉल ऑफ बेस्टिल ऑन 14th of July 1789 marked the beginning of the French Revolution. It is celebrated as Independence Day, ठीक है। On September 21st of 1792 France became republic for the first time, ठीक है। आप सोचिए 1789 में शुरू होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और तकरीबन 1792 तक चलता है, राइट। तो इसके बीच में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, राइट, जो फ्रांस को आजादी की तरफ लेके जा रहे थे, फ्रांस को अपने मोनार्क से, अपने राजा से क्या किया था, इंडिपेंडेंट करवाया था, राइट, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें लिखी है। अब नो दिस देखते हैं, नो दिस क्या है। तो देखो नो दिस मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर मैरी एंटवानेट का एक किस्सा है ना, राइट। ये इतनी पागल थी, ये इतनी डम्ब थी कि लोगों ने, जब ये जा रही थी, लोगों ने पूछा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, ऊपर से क्रॉप्स का फेलियर हो चुका है, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, ठीक है। तो मैरी क्या बोलती है, बोले रोटी मत खाओ, क्या खाओ, ब्रेड खाओ, ऐसा कहती है, ठीक है। कितनी पागल है, इसको पता है कि रोटी और ब्रेड दोनों एक ही रॉ मटेरियल से बनता है, राइट, ठीक है, राइट। तो यही लिखा है देयर वॉज अ ग्रेट स्कैरसिटी ऑफ फूड। स्कैरसिटी मतलब क्या, स्कैरसिटी मतलब अछत, स्कैरसिटी का मतलब होता है कि पूर्ति प्रमाण में फूड नहीं था, खाना नहीं था। कब, इन 1780s क्रॉप फेलियर्स हैड कॉज्ड फूड शॉर्टेजेस व्हिच लेड टू द हाई प्राइसेस फॉर ब्रेड, ठीक है, कि भाई क्रॉप फेलियर हो चुका था, खाने को पैसा नहीं था, राइट, और ऊपर से महंगाई थी, है ना। क्या थी भाई, महंगाई थी, बहुत सारा, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा थे, बहुत एक्सपेंसिवनेस था। तो क्या होता है, तो यहां पर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। द कॉमनर्स ऑफ पेरिस वर ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, जो कॉमनर्स थे, जो कॉमन पीपल थे, राइट, इनको स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब क्या, भूखमरी, भूखमरी का शिकार होना पड़ रहा था। They went to the king to ask for help. When the queen Mary Antoinette came to know about the people's distress, she called for one of the ministers and asked about the cause. The minister answered that the common people were not getting enough bread to fill their bellies, ठीक है। The queen said quickly, if they cannot get bread, let them eat cakes, ठीक है, राइट। तो क्या है, यहां पर ये चीज समझिए कि जब कॉमन पीपल को खाना नहीं मिल रहा था, दे वर फेसिंग स्टार्वेशन, भूखमरी, तो ये लोग किंग के पास जाते हैं और बोलते हैं हमारी हेल्प कीजिए। लेकिन जब क्वीन को ये मालूम पड़ता है, राइट, कि कॉमन पीपल आए थे मिलने राजा से, तो क्वीन क्या करती है, अपने मिनिस्टर को बुलाती है और पूछती है भाई मांजरा क्या है, बताओ जरा, जरा इलेबोरेट करो कि भाई क्या है, क्या चल रहा है। तो मिनिस्टर बताता है कि भाई सो एंड सो रीजन है, लोगों के पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, क्रॉप फेलियर हो रहा है, राइट, रोटी नहीं है। तो क्वीन क्या बोलती है, बोले इफ दे कैन नॉट गेट ब्रेड लेट देम ईट केक्स। मैंने यहां पर किसका एग्जाम्पल दिया, मैंने ब्रेड का एग्जाम्पल दिया और रोटी का एग्जाम्पल दिया। यहां पर क्या लिखा है, ब्रेड और केक का एग्जाम्पल। अब आपको पता ही है ब्रेड भी आटे से बनता है, केक भी आटे से बनता है ना। आप लोगों ने केक बखूबी खाया होगा, तो केक डो ही तो है, ये डो होता है ना, डो, केक, है ना, केक का भी डो बनता है, ब्रेड का भी डो बनता है। डो का मतलब क्या, आटा, आटा जो गूंदते हैं, राइट। समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है समझ में? Yes, sir. गिव मी अ थम्स अप। If you will speak, I will not be able to understand. Okay, so just comment here. Okay, समझ में आ रहा है? तो क्वीन इतनी पागल थी कि उसको पता ही नहीं था कि ब्रेड नहीं खाना है तो केक खाइए,
पर दोनों का रॉ मटेरियल तो एक ही है ना, राइट? ठीक है, तो ये चीज हो रहा था. सो perhaps no other cause had motivated the Paris crowd to step toward revolution more than this mindless remark. देखो mindless remark, mindless का मतलब क्या? एकदम बुद्धू वाला रिमार्क था, है ना? माइंडलेस, दिमाग नहीं था इसके पास, राइट? कि ब्रेड और केक या रोटी एक ही चीज से बनता है, रॉ मटेरियल एक ही है. सो यही कारण था कि लोगों में, जनता में रिवॉल्ट आने की जो भावना थी ये और तेज हो चुकी थी कि भाई इनको तो निकालो, ये लोग कुछ करने वाले नहीं है. अब देखते हैं इंपैक्ट. बोले इंपैक्ट क्या था? बोले रिवॉल्यूशन तो हो गया, राइट? रिवॉल्यूशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब इसका इंपैक्ट क्या है? ओके, सो इंपैक्ट पढ़ेंगे अभी. इंपैक्ट का मतलब एक तरीके से, इंपैक्ट का मतलब एक तरीके से कहेंगे कि रिवॉल्यूशन जो हुआ, अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे. तो सबसे पहला क्या था? तो देखो लिखा है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेफ्ट अ लास्टिंग इंपैक्ट. लास्टिंग इंपैक्ट का मतलब कि कहेंगे बहुत लंबा इंपैक्ट था इस पे. और सबसे पहला इंपैक्ट क्या था? द रिवॉल्यूशन सिग्नल्ड द डाउनफॉल ऑफ द बर्बन मोनार्की. आपको पता ही है कि फ्रांस was ruled by whom? Ruled by the kings of the Bourbon dynasty, right? तो अब क्या होता है? अब होता है रिवॉल्यूशन, जनता विद्रोह कर देती है. तो इससे क्या होता है कि बर्बन डायनेस्टी का एंड है, ये राजाशाही खत्म होगी. ये जो किंगशिप है, ये जो राजाशाही का मतलब क्या होता है? किंगशिप, या कहेंगे ये जो मोनार्की है, ठीक है, ये खत्म होगी. इसको खत्म करो, राजा को हटाओ. यही कारण है हमारे डाउनफॉल का. ये लोग ही हमारे जो ये जो कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन, ये लोग ही रिस्पॉन्सिबल है, राइट? सेकंड क्या लिखा है? अच्छा, ये एक नया वर्ड है गुलोटीन. ये गुलोटीन क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? देखो राजा ने क्या किया था? राजा ने एक मतलब एक इंसान को, या लेटर से मुझे नहीं पता कौन था वो, उसका नाम ही गुलोटीन था, राइट? उसको बुलाया और बोला एक ऐसा यंत्र बना, एक ऐसा मतलब मशीन बना जो एकदम ना किसी को मारना हो ना, राइट, किसी को मारना हो तो एकदम आसानी से मर जाए, जरा भी उसको है ना पता ही ना चले कि ये मर गया, ऐसा कुछ. तो वो भाई साहब जो है क्या करता है, एक मशीन बनाता है, मशीन नहीं कहूंगा, एक ऐसे सेटअप करता है जिसके अंदर आपने देखा ही होगा, जैसे है ना आपने ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है ना, आपने वो पिक्चर देखा होगा, लास्ट वाला पार्ट पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, उसमें देखा होगा. वो ऐसे है ना होता है, और यहां पर एक ब्लेड होती है, बड़ी सी आयरन की ब्लेड होती है जो ऐसे क्रॉस में होती है, आपको पता है ऐसा कुछ? और यहां पर है ना ऐसे इसको डोरी से ऐसे पुली से बांधते हैं, पुली सिस्टम होता है, ठीक है? और यहां पर नीचे जो है इंसान का सिर रखते हैं, और यहाँ पर उसके हाथ भी सब बांध दिए जाते हैं. और यहाँ पर एक है ना ऐसा बकेट होता है, कटोर या लेटर से टोपरी होता है, या ऐसे बकेट होता है यहाँ पर, ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे ये डोरी कटेगी, है ना, तो ये क्या होगा, ये ब्लेड जो है एकदम फिशक करके एकदम नो आएगा, और टक करके क्या करेगा, ये सर को धड़ से अलग कर देगा, और ये सर कहां गिर जाएगा? इस टोकरी में गिर जाएगा. इसी को कहते हैं गुलोटीन. क्या कहते हैं? गुलोटीन. समझ में आया? फांसी वासी नहीं होता था उस समय पे ऐसा सेटअप लाया गया था. पता चला गुलोटीन क्या है? पता चला बेटा गुलोटीन क्या है? यस, यस, ठीक है ना, आपने कहीं देखा होगा गुलोटीन का मतलब क्या होता है, हाउ गुलोटीन. समझ में आया ना? आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में देखा होगा या कहीं पर देखा होगा, राइट? जो लास्ट में होता है ना तब, है ना, पिक्चर के स्टार्टिंग में ही होता है, शायद मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा. वो गुलोटीन ऐसे एक ब्लेड होता है, और ये ब्लेड ये आयरन का ब्लेड होता है, बहुत भारी होता है और बहुत ही शार्प होता है. यहां से डोरी काटने की, और ये क्या होगा, ये गिर जाएगा, और ये जो इंसान यहाँ पर बांधा होगा उसका सर टोकरी में अपने आप गिर जाएगा, वो मर जाएगा, आसानी से मर जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ेगा एकदम, ठीक है, स्मूथ डेथ,
राइट, तो इसको गुलोटीन कहते हैं। और हंसने वाली बात क्या है पता है, जब वो इंसान ने बनाया ना, ये गुलोटीन बनाया जिस इंसान ने, उसका नाम भी गुलोटीन ही था शायद, और ही वॉज द फर्स्ट वन, ही वॉज द फर्स्ट वन। बोले अब देखते हैं तुमने जो बनाया है वो काम करता है कि नहीं करता, और उसी को ही पहला बलि का बकरा बनाया गया था यहाँ पर। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, पता नहीं अब सही है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि ये भाई साहब जो है जिसने ये इन्वेंट किया, उसी को ही पहला सजा दिया गया था, मतलब उसी पे ट्राई किया गया था। बोले देखते हैं, और ये राजा ही ट्राई करवाता है। ठीक है, तो यही लिखा है। बोले जब रिवॉल्यूशन खत्म होता है तब किंग लुई 16 और उसकी क्वीन और सारे के सारे उनके फैमिली मेंबर्स, उनको ट्राई किया जाता है। ट्राई मतलब क्या, उन पर मुकदमा चलता है। क्या चलता है? मुकदमा। ठीक है, और उनको दोषी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दोषी। दे वर कल्प्रिट्स। ठीक है, उनको गिल्टी पाया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा। दे वर ट्राइड का मतलब क्या है? उनके ऊपर मुकदमा चलता है और उनको गिल्टी पाया जाता है। ठीक है, उनको दोषी पाया जाता है। अब दोषी पाया जाएगा, उसको सजा क्या मिलेगी भाई? तो उनको गुलोटीन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गुलोटीन। तो एंड दे वर गुलोटीन्ड। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्यूडलिज्म एंडेड इन फ्रांस। क्या होता है फ्यूडलिज्म? आपको पता ही है, जो जमींदार जागीरदार जो थे, राइट, वो सब एंड हो गया। द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट गेन्ड फंडामेंटल राइट्स, दैट इज राइट्स ऑफ स्पीच, इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट टू वोट। ठीक है, तो अब फ्रांस क्या बन चुका है? फ्रांस का राजा निकल चुका है, सबको मार दिया गया, सबको दोषी करार दिया गया और सबको सजाए मौत दी गई। तो फ्रांस बन गया अब रिपब्लिक। जब फ्रांस रिपब्लिक बनेगा तो लोगों को वोट करने का अधिकार मिलेगा, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, आजादी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी। और आपको पता ही है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, वहां पर नारा क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, है ना? राइट, लिबर्टी मतलब आजादी, इक्वालिटी इक्वलनेस, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड, ये तीन नारे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। द डॉक्ट्राइन दैट सोवेरेन पावर बिलोंग टू द पीपल बिकेम पॉपुलर। अब ऐसा एक डॉक्ट्राइन का मतलब ऐसा एक प्रिंसिपल बना था कि भाई सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी का मतलब इंडिपेंडेंस जो है वो लोगों से ही आता है। दैट बिकेम पॉपुलर। The ideas of liberty, equality and fraternity were firmly established. चर्च की जो प्रॉपर्टी थी, जो वेल्थ था, अब वो भी लोगों ने ले लिया था। बोले ये तो हमारा ही है, राइट? ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट में यहां से मतलब इंपैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन जो पढ़ाया, उसके बाद ये वाला द मतलब बेस्टिल वाला ही था जो वो चीजें है। The Bastille prison was broken open and the prisoners released on 14th of July 1789. This incident is known as the fall of Bastille and regarded as the triumph of liberty in France. The news soon spread to the other parts of the France. People from all parts of the France came out openly against the monarchy and thus started the French revolutions. The peasants rose against the nobles. The commoners attacked the nobility, stormed their castles, and declared their independence from the monarchy. Okay, ठीक है, तो क्या होता है यहां पर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब शुरू होता है तब पीजेंट्स, कॉमनर्स, ठीक है, राइट, ये सब अटैक कर देते हैं उनके कासल्स पे। कासल्स मतलब क्या? उनके महल पे, है ना? और सबको मार देते हैं, सबको एक तरीके से रिवॉल्ट करके सबको अपनी अपनी कहेंगे एंड पॉइंट पे लाके रख देते हैं, राइट, और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं फ्रॉम दी मोनार्की। मोनार्की का मतलब किंगशिप, राजाशाही। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब आता है नेशनल असेंबली। ठीक है,
अब आपको पता ही है नेशनल असेंबली कहां पर अब इसका डिस्कशन किया था हमने, यहां पर कि एक नेशनल असेंबली यहां पर फॉर्म होती है। ठीक है, देखो ये रहा नेशनल असेंबली। समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है समझ में टॉपिक? फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ में आ रहा है? ठीक है, अब रिवॉल्यूशन के अंदर नहीं जाना है कि भाई कौन से राजा को कैसे मारा, कहां पर कौन से महल पे अटैक किया, रिवॉल्ट हुआ, 2 साल रिवॉल्ट चला। हमारा हमारा जो सिलेबस है उसमें रिवॉल्ट पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया है। उस पे किस पे एम्फेसाइज किया है ज्यादा? तो कहेंगे कि उसके इफेक्ट्स पर, कि भाई उसके बाद क्या होता है। ठीक है, और थर्ड एस्टेट के लोग कैसे जाकर अपनी आजादी लेते हैं फ्रॉम दिस डेस्पोटिक राजा दैट इज लुई 16 या बर्बन डायनेस्टी। ठीक है, तो वो चीजें देखना है। तो नेशनल असेंबली के बारे में डिस्कस किया है। नेशनल असेंबली में क्या होता है अब? तो नेशनल असेंबली में कहेंगे कि द थर्ड एस्टेट फॉर्म्ड द नेशनल असेंबली which drew up the declaration of the rights of man and of the citizen. It drafted a new constitution that provided for the limited monarchy and abolished feudalism and serfdom. ठीक है, राइट। तो अब यहां पर क्या है कि कॉमनर्स ने, जो थर्ड एस्टेट थे, उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली बना के क्या किया? बोला हम लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे। जो फ्रांस का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग बनाएंगे और इसमें हम रखेंगे, क्या रखेंगे? कि मोनार्की नहीं होगा, राजाशाही नहीं होगी, फ्यूडलिज्म नहीं होगा, जागीरदार जमींदार नहीं होंगे, ठीक है, सर्फडम नहीं होगा। ये भी एक तरीके से फ्यूडलिज्म ही है जो इंग्लैंड में चलता था। जमींदारी प्रथा या बहुत सारी दूसरी प्रथा है, उसको हम फ्यूडलिज्म और सर्फडम कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, द नेशनल असेंबली, ठीक है, जो थर्ड एस्टेट्स ने जो नेशनल असेंबली बनाई थी उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। आफ्टर अ ईयर a national convention was set up to prepare another constitution for the country. The national convention abolished monarchy and declared France a republic. Louis XVI was found guilty of treason. treason का मतलब देशद्रोह। बोले देशद्रोही है ये, फ्रांस का देशद्रोही है, इसको निकालो। एंड गुलोटिन्ड, हेड कट ऑफ ऑन 21st of January 1793, 3 days after the Queen Mary Antoinette was also guillotined. ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है कि नेशनल असेंबली को रिप्लेस किया, नेशनल असेंबली को रिप्लेस किया किससे? लेजिस्लेटिव असेंबली से, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और नए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं बोले हम राजाशाही को नहीं रखेंगे। अब कौन होगा? फ्रांस एक रिपब्लिक है। और ये कब होता है? 1791 या 93 के आसपास। ठीक है, फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है, फ्रांस आजाद हो जाता है। और फ्रांस के लोग क्या करते हैं? अपने ही राजा को, अपनी ही रानी को गुलोटीन कर देते हैं, सजा दे देते हैं। ठीक है, गुलोटीन करते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद द नेशनल कन्वेंशन framed a constitution for the French Republic. The executive was entrusted to a directory and the legislature was divided into two houses, the Council of 500 and the Council of Ancients. ठीक है, तो नेशनल कन्वेंशन बनता है, एक नेशनल मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जो फ्रांस की रिपब्लिक के लिए हो। ठीक है, राइट। और उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली था, यहां पर जैसे अपना कैसा पार्लियामेंट होता है, आपको भारत का पार्लियामेंट समझाया मैंने। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो वैसे ही फ्रांस में, ठीक है, हम तो आजाद हुए थे 1947 में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के आसपास बनकर, एक्चुअली 1949 में हो गया था। 1950 में हम लोग क्या बने थे? रिपब्लिक बने थे, सोचो। लेकिन फ्रांस और अमेरिका तो हमसे पहले 1793 में आजाद हो चुके थे, है ना, राइट। तो यहां पर फ्रांस का जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस है। कौन सा है? द काउंसिल ऑफ 500, ठीक है, द काउंसिल ऑफ 500 एंड द काउंसिल ऑफ एंशिएंट्स।
ठीक है, तो ये एंशियंट्स वाला जो है इसको राज्यसभा समझ लो, और जो काउंसिल ऑफ 500 है इसको लोकसभा समझ लो आप। लेकिन ये कहाँ का है? फ्रांस का है। On October 26, 1795, the National Convention declared itself dissolved and the Directory took charge of the French government. ठीक है, राइट। अब देखते हैं इसके बाद इंपैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वापस से वही चीज है, राइट, लेकिन थोड़ा बहुत अलग है। तो बोले फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो खत्म हो गया, अब क्या होता है तो वो देखते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 heralded a new era in the history of mankind. It has a lasting impact both on France and the other parts of the country, sorry, other countries of the world. ठीक है, फर्स्ट इनसाइड फ्रांस। अब फ्रांस के अंदर क्या होता है तो यही होता है द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सब आइडियाज जो थे, ये जो प्रिंसिपल्स थे, ये फॉर्मली एस्टैब्लिश हो जाते हैं, एकदम स्ट्रांगली घर कर जाते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा जाता है कि वी बिलीव इन लिबर्टी, वी बिलीव इन इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। द बर्बन मोनार्की वो खत्म हो गई। ह्यूमन राइट्स वर प्रिजर्व्ड, यस, ह्यूमन राइट्स दिए गए थे इनको। Election through popular vote started a new period of political setup. Tyranny, divine right, conservatism, feudal vestiges drew to an end. सही है, जो राजा का जो डिवाइन राइट है, राजा कौन है? राजा कहेंगे कि भगवान का प्रतिनिधि है। आपको बताया था मैंने, पहले ही बताया था जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ा रहा था आपको, तो वहां पर आपको बताया था क्या है। ये देखो डिवाइन राइट है, ही वॉज बिलीव टू हैव डिवाइन राइट, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, है ना। ठीक है, तो ये सब दख्यानुसी बातें नहीं करनी है। अब जब राजा ही नहीं है तो काहे का डिवाइन राइट, तो कोई डिवाइन राइट नहीं, कुछ भी नहीं। तो यही लिखा है कि टायरनी, डिवाइन राइट, कंजर्वेटिज्म, ये सब अभी खत्म। फ्यूडलिज्म, सर्वडम खत्म। Capitalism form of economy in which the government had least control over the trade caught root. The French Revolution led to the emergence of, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होता है तो मिलिट्री जनरल जिसका नाम था नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, इसका राइज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन क्या करता है? फ्रांस को अपनी कहेंगे मुकाम पे लेके जाता है, पीक पर लेके जाता है, और कम से कम आधा यूरोप जीत लेता है। और फ्रांस का जो टेरिटरी था, जो छोटा सा था फ्रांस, अब वो नेपोलियन के अंडर बढ़ जाता है। तो नेपोलियन अपने आप में एक डिक्टेटर की तरह था। डिक्टेटर तो नहीं कहूंगा, लेकिन मिलिट्री जनरल था, राइट, लेकिन बहुत ही एबल था, राइट। तो नेपोलियन के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। ओके, तो यहां पे आपका टाइम अप होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर नेशन से बाकी है तो वहां से हम पढ़ेंगे।